राधे राधे दोस्तों, आपका अपना चैनल भारत की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। प्रीत। भटिंडा से 4 घंटे की दूरी पर पड़ता है एक छोटा सा गांव सियालगढ़। खेतों की लहरलहाती फसलें, धान के बेशकीमती खेत, नहरों का निर्मल नीला पानी। कोई 200-400 परिवार ही थे यहाँ। ज्यादातर आबादी खेती बाड़ी करती थी। कुछ धनवान सेठ जिनकी बड़ी बड़ी जमीनें हुआ करती थी, वह अपने खेत दूसरों को फसल लगाने के लिए दे दिया करते थे। गरीब किसान को कुछ पैसे मिल जाते थे और खेत के मालिक को फसल। गांव में हमेशा ही खुशहाली बनी रहती, क्योंकि पानी की कमी यहाँ कभी नहीं पड़ती। ऐसा हर जगह होता है, कुछ वैसा ही यहाँ भी हाल था। सियालगढ़ में 2 परिवारों का आपस में झगड़ा था। एक थे सोडी परिवार, जो कि जट थे। लोग बताते थे कि आजादी की लड़ाई में इनके परिवारों में बहुतों ने अपनी कुर्बानी दी थी। यह पत्थर की लकीर थी कि जब भी सरपंच का चुनाव हुआ, हमेशा सोडी परिवार के ही किसी सदस्य को पंच चुना गया था। उनका दबदबा इतना ज्यादा था कि वह जो बोल देते उसे पूरे गांव को मानना ही पड़ता था। बहुत लंबे समय तक तो ऐसे ही उनके परिवार की मनमानी चलती रही। फिर एक और आवाज बुलंद हुई। यह थे कैप्टन सिंह ढिल्लो, आर्मी के जवान जो अंग्रेजी सेना में रहे थे। कैप्टन से बुराई बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने देखा कि सीधे साधे लोगों को गुमराह करके सोडी परिवार सालों से गांव को लूट रहा था। उन्होंने अपनी आवाज उठाई और उनके पीछे ढेरों लोग इकट्ठा हो गए। तब से ही इन दोनों परिवारों में आपस में बहुत गहरी दुश्मनी रही। एक आवाज पर दोनों ही तरफ से लाठी बंदूक के उठ जाया करती थी। कैप्टन के परिवार का नियम था कि घर में लड़का होगा तो वह फौज में जाएगा। इसी घर में लोहड़ी के दिन प्रीत ने जन्म लिया। प्रीत कैप्टन के पोते की बेटी थी। उसके पिता हरप्रीत आर्मी में अफसर थे। इकलौती होने के नाते प्रीत को परिवार में खूब लाड़ प्यार मिला। उसके दिल के सबसे ज्यादा करीब थे उसके पिता। बचपन में उसके पिता उसे आर्मी के शहीद अफसरों की कहानियां सुनाते, जिसे सुनकर प्रीत गर्व और रोमांच से भर जाती थी। वो अपने पिता जैसा बनना चाहती थी। एक दिन उसने हिम्मत करके कह ही दिया, मुझे भी आर्मी में जाना है, देश के लिए कुर्बान होना है। खाना खाने का वक्त था और कैप्टन और उनका पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। सब छोटी सी प्रीत के बात सुनकर सन रह गए थे। यह सियालगढ़ की परंपरा थी कि किसी भी लड़की को ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, ना ही उसे अपनी मर्जी से शादी करने की आजादी थी। लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र में कर दी जाती थी। बूढ़े हो चुके कैप्टन ने हंसते हुए कहा, बेटी वहां तो बहुत उठक बैठक लगानी पड़ती है, बड़े पापड़ पेलने पड़ते हैं, तब जाकर आर्मी में कुछ बन पाते हैं। तुझे यकीन नहीं होता तो अपने पापा से पूछ। सबने बात हंसी में ले ली। क्या पता किसको क्या मालूम था कि प्रीत सच बोल रही थी। वह बाकी लड़कियों की तरह नहीं थी। बाबा आदम के जमाने का टेम्पो धीरे धीरे चल रहा था। प्रीत के साथ में सिमरन भी बैठी हुई थी, जो उससे जरा सटकर बैठी थी। टेम्पू वाले सवारियों को लेने के चक्कर में ज्यादा लोगों को बैठा लेते थे। सिमरन ने धीरे से प्रीत से कहा, उस लड़के को देख रही है,
बार बार मुझे ही घूरे जा रहा है। प्रीत ने कहा, उस पर ध्यान मत दे। सिमरन ने कहा, पर वह मुझे उस नजर से देख रहा है, कैसे ध्यान ना दूं। टेम्पो रुकता है और दो लड़के और चढ़ जाते हैं। एक हट्टा कट्टा लड़का पहले से बैठे हुए दूसरे लड़के से कहता है, ओए देखता नहीं कौन हूं मैं, चल हट, खड़ा हो ना, बैठने दे हमें। उसके साथ एक दुबला पतला लड़का भी था। दोनों की नजर प्रीत और उसकी बगल में बैठे हुई सिमरन पर पड़ती है और वो दोनों मुस्कुराने लगते हैं। दुबला लड़का कहता है, अरे गोगी, यह तो वो कैप्टन साहब की लड़की लग रही है। गोगी ने कहा, अरे हाँ, अरे कैप्टन बोल, भाई साहब क्यों लगा दिया। ऐसा क्या किया है उस बूढ़े ने जो हम उसे साहब बुलाएं। बड़ा सुना है रे, दूर दूर से मुंडे कहते हैं बड़ी सोनी है दोनों कुड़िया। देखना एक दिन कोई तो मेरी जरूर होगी। प्रीत का गुस्सा तब तक सातवें आसमान पर था। वह उठी और उसने गोगी का कॉलर पकड़ लिया। सुन बे बदतमीज, अगर मैं अपने पर आ गई ना, जब तक तेरी यह लड़खड़ाती जुआन है ना, उसे काट कर कुत्तों को खिला दूंगी। गोगी बेशरम की तरह हंसते हुए बोलता है, हाय, यही तो तेरी अदा है, इसने मुझे दीवाना कर रखा है। बताओ ऐसी कौन सी कुड़ी होगी जो मुझसे जबान लड़ाएगी। प्रीत गुस्से में थी। इससे पहले कि सिमरन उसे रोक पाती, उसने टेम्पो वाले को चिल्लाते हुए कहा, गाड़ी रोक, आज तेरी सारी पहलवानी मैं यहीं निकाल देती हूँ। गाड़ी रुक जाती है। गोगी को मालूम नहीं था कि प्रीत क्या चीज है। वह अपनी जगह पर वैसे ही बैठा रहता है और प्रीत कटेक्स तरह और थप्पड़ उसके गॉल पर आसमान से गिरी बिजली की आवाज जैसा पड़ता है। आसपास बैठे सभी लोग शांत हो जाते हैं। सिमरन ने प्रीत को रोकते हुए कहा, बस कर प्रीत, और बखेड़ा मत बना, चल यहां से। प्रीत ने जाते जाते कहा, अगर यह थप्पड़ माँ ने पहले लगाया होता तो शायद आज यहां तक नौबत नहीं आती। दूसरे लड़के ने गोगी को देखते हैं और कहते हैं, यह तो। गोगी ने कहा, सरेआम इसकी इज्जत मैंने नीलाम नहीं की ना, तो मेरा नाम भी गोगी नहीं। घर जाते जाते प्रीत ने सिमरन से कहा, देख जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। सिमरन ने कहा, पर गांव वालों का क्या करेंगे। प्रीत ने कहा, तब की तब देखी जाएगी, अभी चल, आज देर हो गई है। गांव में मेला लगा हुआ था। गांव के सभी लोग बिजली की चमक चमक देखने के लिए आए हुए थे। अलग अलग कलाबाजी करने वाले और तरह तरह की चीजें लेकर यह लोग गांव गांव जाते थे। वहां रहने वाले लोगों का मनोरंजन करने के लिए गांव में जब कभी भी मेला लगता तो सारी महिलाएं गहने कपड़े लेने के लिए मेला जाया करती। दूर दूर के अखाड़ों से पहलवान को लाकर कुश्ती लड़वाई जाती, जो कि मर्दों के लिए एक बहुत ही बढ़िया मनोरंजन था। प्रीत को तो आज किस्मत से मौका मिल गया था मेले में जाने का। भीड़ भाड़ में सिमरन और प्रीत बाकी लोगों से अलग हो गए थे। सिमरन ने कहा, अगर वीर जी को पता चल गया तो जानती हो ना क्या होगा। चल देखते हैं कहाँ हैं वे लोग। प्रीत ने कहा, तू ना बहुत चिंता करती है, कहीं इतनी चिंता कर कर के तेरे बाल सफेद ना पड़ जाएं। देख वहां कितनी बढ़िया सी चूड़ी लगी हुई हैं, एक बार उन्हें देख लेते हैं, फिर बाकी सबके साथ शामिल हो जाएंगे। प्रीत और सिमरन चूड़ियां देखने में व्यस्त हो गई। उन्हें पता ही नहीं चला कब गोगी और उसके साथी उनके पीछे आकर खड़े हो गए थे। गोगी ने हंसते हुए कहा, अब कहाँ जाओगी, उस दिन तो बहुत जबान लड़ा रही थी ना,
आज देखता हूँ तेरी कैंची जैसी जुबान कितनी चलती है। तेरी इज्जत के साथ साथ तेरे खानदान की इज्जत भी मिट्टी में मिला जाएंगे, तब मुझे सुकून मिलेगा। गोगी के साथ बहुत सारे लड़के थे, वहां ढेरों लोग थे, लेकिन किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। सिमरन ने प्रीत का हाथ पकड़ा और वो दोनों तेजी से भागने लगी। प्रीत ने सिमरन का हाथ छुड़ाते हुए कहा, क्या कर रही है सिमरन? अगर आज हम भागे तो इनका हौसला और बढ़ जाएगा। प्रीत ने आसपास नजर दौड़ाई तो उसे एक लोहे का डंडा नजर आ गया। तब तक वहां गोगी और उसके सभी साथी पहुंच चुके थे। उन्होंने दोनों को चारों ओर से घेर लिया था। प्रीत ने ललकारते हुए कहा, अगर कोई आगे बढ़ा तो वह आज जिंदा नहीं बचेगा। गोगी पर उसकी धमकियों का कोई असर नहीं हुआ। वह हंसते हुए आगे बढ़ा। प्रीत ने जोर से उसके सर पर डंडा मारा और बेसुध होकर वह वहीं गिर पड़ा। प्रीत ने बाकियों की तरफ देखते हुए कहा, और किसी को आराम करने का शौक है? अगले दिन कैप्टन के घर के सामने भीड़ लगी हुई थी। सोडी परिवार की पूरी फौज कैप्टन के घर के बाहर थी। मलकीत सोडी ने चिल्लाते हुए कहा, ओए बाहर निकल, आज हो ही जाए, मेरे बच्चे का खून निकाला है तूने। बूढ़े कैप्टन अपने दोनों बेटों के साथ बाहर आए। उनके साथ पीछे पीछे प्रीत भी थी। कैप्टन ने कहा, हाँ भाई बोल, क्या बात है? क्यों सुबह सुबह हंगामा खड़ा कर रखा है? मलकीत ने गोभी की शेर की पट्टी को देखते हुए कहा, देख कितनी बेरहमी से मारा है। क्यों सुबह सुबह हंगामा खड़ा कर रखा है? मलकीत ने गोगी की सर की पट्टी को देखते हुए कहा, देख कितनी बेरहमी से मारा है मेरे बच्चे को। अरे इसका सर फट जाता अगर हमने इसे सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया होता। कैप्टन ने कहा, गमीनत है कि मेरी बेटी ने तेरे बेटे पर रहम किया है, वरना जो हरकत इसने की है उसकी तो सिर्फ एक ही सजा होती है। मलकीत ने हैरानी से गोगी की तरफ देखा। तू लड़की से पिट के आ गया? मुझे तो लगा। कैप्टन ने कहा, बस आज के बाद अगर तेरे इस गोगी ने किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो समझ लेना, अपने बच्चे की परवरिश पर ध्यान दे सोडी। एक बार हाथ से निकल गया तो फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता। अपना सा मुंह लेकर सोडी वापस गया। कैप्टन ने प्रीत से कहा, प्रीत तेरी बहादुरी की दाद देता हूं, लेकिन हमारे पिंड की परंपरा है, उन्हें तो निभाना ही होगा। बहुत जल्दी तेरी शादी होने वाली है। प्रीत के सपनों की उड़ान अभी शुरू भी नहीं हुई थी और उससे पहले ही उसे किसी की नजर लग गई।